हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को। Which of the following is not a type of wet sump lubrication system? इसमें से कौन सा wet sump lubrication नहीं है? स्प्लैश एंड प्रेशर, मिस्ट lubrication, स्प्लैश सिस्टम या प्रेशर फीड सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 121वां बेटा, 121, 121। जल्दी से रिप्लाई कर दो सारे के सारे। डी नहीं मेरा बेटा, 121वें का रिप्लाई करो, 121वें का, 121वें का रिप्लाई करो। चले सो चलो, बी इज द राइट आंसर बेटा, बी 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 बी। देखो बी इज द राइट आंसर। हमारे पास जो है मिस्ट लुब्रिकेशन वो इसके अंदर नहीं आता है। स्प्लैश एंड प्रेशर आता है, स्प्लैश टाइप आता है और प्रेशर वाला भी आता है, मिस्ट वाला नहीं आता। ठीक है, मिस्ट वाला नहीं आता है, तो ये इसका टाइप नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट देखिए बेटा। The angle of repose is defined as the maximum inclination of a plane at which the body remains in equilibrium over the inclined plane by the assistance of friction only. According to the definition, the angle of repose, the correct relation between angle of repose and angle of friction is. तो जब कहता है कि तो एंगल हमारे पास, जब एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो एंगल जहां पे जाके जस्ट बॉडी जो है वो चलना ही शुरू करना वाली हो, जस्ट उसी एंगल पे स्टार्ट करने वाली हो। ठीक है, तो वहां पे जाके क्या होगा, ये आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें, नहीं तो मैं आपका इसका आंसर दे रहा हूं। तो हमारे पास ये क्या होता है, दोनों इक्वल होने चाहिए बेटा, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों इक्वल होने चाहिए। सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके चलो आगे चलिए बेटा। आगे नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ सुपर कूलिंग? सुपर कूलिंग हमारे पास क्या इफेक्ट करती है, जल्दी से बताइए बेटा। इफेक्ट ऑफ सुपर कूलिंग, सर ऑप्शन कट करने का भी को ट्रिक बताइए। कट करने का तरीका बेटा देखो मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन कट करना इज लाइक, एक तो होता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, ये डिपेंड करता है सब कुछ बेटा नॉलेज पे। प्रैक्टिस और नॉलेज दो ही चीजें हैं। नॉलेज आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बनाने में फायदा दे देती है और प्रैक्टिस आपको याद करने में इसमें हेल्प कर देती है। जब आपको एक तुक्का लगाना हो कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल जीरो नॉलेज है, तो भाई छोड़ दो उस क्वेश्चन को। और कहीं लगता हो कि कहीं ना कहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये चीज तो हो ही नहीं सकती, जैसे ये स्प्लैश वाले सिस्टम में था, ये वाले में, तो मुझे इसमें अगर आप देखोगे ना, स्प्लैश यहाँ पे भी प्रेशर इसमें दोनों में आ रहा है, यहाँ स्प्लैश और प्रेशर आ रहा है, तो आप इनमें से कोई ना कोई दिमाग लगा सकते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन आपको मैं अगेन कहूंगा, यहाँ जो गेम होती है ना वो तुक्के वाली तो है ही नहीं है। आप जेई वाले एग्जाम में तुक्का गेम तो चलती ही नहीं है ना। अब आईएएस की बात करो, आईएएस बनना हो आपको, कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं, तो लाखों की भीड़ तैयारी कर रही है उसकी। ठीक है, लेकिन आप में से कोई कहे कि तुक्का लगा के वहां पे मैं पास हो जाऊंगा, तो तुक्के वाले तो बात छोड़ दो, तुक्के वाले तो बात छोड़ दो कि मैं वहां पे एक आइडिया लगा दूं कि ये तो हो नहीं सकता, ये करना हो, तो ऐसे बातें छोड़ो। आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो तैयारी करोगे तो आपके जो है पक्के आंसर बनेंगे। ठीक है चलो, इफेक्ट ऑफ सुपर कूलिंग बेटा 50-50 में तब फंसते हो बेटा जब आपने कम तैयारी की हो। 50-50 में धीरज, आप मैं आपको बता रहा हूं कुछ नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज, मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको, मैं अगर कह दूं कि बेटा आप ये सामने आपके पास से 10 बुक पढ़ी हैं, 10 बुक अगर आप पढ़ लोगे अच्छी तरह से बार बार और 3-4 बार, मैं आपको
1 करोड़ रुपए दूंगा, तो आप क्या पढ़ लोगे ना? आप हमेशा, मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि 1 करोड़ रुपया मिलेगा अगर आप ये 10 बुक पढ़ लोगे, तो आपके अंदर मोटिवेशन आता है, एक मोटिवेशन आता है कि हाँ यार पैसा मिलेगा, और सीरियसली मिलता है। हम क्या करते हैं कि हमारे लिए लगता है कि एक बार पढ़ लिया थर्मोडायनेमिक्स, बस छोड़ दो उसको। नहीं, थर्मोडायनेमिक्स दोबारा फिर से। और इवन मैं आपको बताऊं, आपको लगता है कि मैं सर मैं क्या करूं, मैं वहां पे बिजी होता हूं, मैं कहीं जा रहा हूं, आपको लगता है बस में खड़े हो, ईयरफोन लगाओ, ईयरफोन के अंदर मेरी आवाज ही सुनते रहो। चाहे आपको और तरीके बताता हूं, जैसे मैं आपको कोई ना, एक मान लीजिए आपने कुछ लिखा है, बहुत सारा कुछ लिखा है, उसको बोल लो, रिकॉर्डिंग कर लो। बॉयलर जो होता है, बॉयलर जो फायर ट्यूब बॉयलर ये वाले होते हैं, और वाटर ट्यूब बॉयलर ये वाले होते हैं। उसके अंदर बॉयलर के अंदर ये वाली चीजें ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे होता है, जो भी आप लाइनें बोलनी है जो आप जल्दी से बोल सकते हो। तो बॉयलर के अंदर हमारे पास यहाँ यहाँ ये वाली चीज लगती है, और हमारे पास जो माउंटिंग्स होती है ये वाली है, एक्सेसरीज ये वाली है, इसके बाद ये वाला है। बोल दो, उनको रिकॉर्ड कर लो, और रिकॉर्ड करने के बाद अच्छा सा ऑडियो फाइल बनाओ, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की। जब भी आप फ्री हो उसको लगा के छोड़ दो, लगा के छोड़ दो, और सुनो बस, जैसे रेडियो सुन रहे हो, सुनो उसको। आपने क्या किया है? रिकॉर्डिंग किया है। रिकॉर्डिंग आप लगाओ, और इतने फोन में कितने यूज है यार, ऑडियो करो रिकॉर्ड। हाँ जी, मैं मान लीजिए कोई कहीं से कोई नोट्स उठाता हूँ, कुछ ऐसे मैं कुछ बोल के दिखाता हूँ आपको। देखो, हाँ, मैं इसमें कह देता हूं कि यहाँ पे कुछ वैल्यू बोल देता हूँ ना। 1 मिनट रुको, मैं आपको एग्जांपल, मेरी बात समझ आ गई? हाँ देखिए, मैं इसमें कुछ बोलना चाहता हूँ, आपको कुछ चीज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ऑडियो ऑन करता हूँ, और ऑडियो में रिकॉर्डिंग करता हूँ। देखो, देखिए वेंचुरी मीटर में होता है जो सीडी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और उसमें लॉसेस जो होते हैं बहुत कम होती है। वेंचुरी मीटर में लॉसेस बहुत कम होते हैं, और कॉस्ट ज्यादा आती है इसकी, वेंचुरी मीटर की। और जो फ्लो नोजल होते हैं उसमें हमारे पास सीडी की वैल्यू जो होती है वो मीडियम होती है, लॉस भी मीडियम है, और कॉस्ट भी मीडियम सी पड़ती है। लेकिन ऑरिफिस मीटर में यार भाई एक पंगा है कि सीडी की वैल्यू कम है, और लॉसेस बहुत ज्यादा है। ये पंगा है ऑरिफिस का, ये पंगा है कि लॉसेस बहुत ज्यादा है, और कॉस्ट भी इसकी कम आती है, ये फायदा है इसका। अब देखो, ये बोल दिया मैंने। अब आपने क्या करना है, जब भी इस तरह की रिकॉर्डिंग करके और उसको बोल देना है, सुन लेना बस, और कुछ नहीं है। होता है जो सीडी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और उसमें लॉसेस जो होते हैं बहुत कम होती है, ऐसे साइड में रख लो, बहुत कम होते हैं, और कॉस्ट ज्यादा आती है इसकी, वेंचुरी मीटर की। और जो फ्लो नोजल होते हैं उसमें हमारे पास सीडी की वैल्यू जो होती है वो मीडियम होती है, लॉस भी मीडियम है, और कॉस्ट भी मीडियम सी पड़ती है। लेकिन ऑरिफिस मीटर में यार भाई एक पंगा है कि सीडी की वैल्यू कम है, और लॉसेस बहुत ज्यादा है। समझ आई बात मेरी? समझ आई या नहीं? हाँ जी बेटा, मेरी बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी जो मैंने अभी बताई है? ये करके देखोगे ये चीज? ग्रेट, ठीक है। तो ये चीज करके देखो बेटा, ये एक चीज करके देखो। आपके पास जितने नोट्स पड़े हैं, जो जो बोल रहे हो, तो बोलो उनको, बोलो, वीडियो बनाओ, जो मर्जी करो, सामने रखो अपना, अपने आप को बोलो उसमें जो चीजें, और उससे क्विक नोट्स बनेंगे। जो आप लिखते हो वो भी नोट्स अच्छे हैं, उसको उसी को बोल दो। और आपसे नहीं पढ़ा जाता, रख दो, खाना खाए हो बोलने दो उसको। आपके पल्ले चाहे 10% पढ़े, चाहे 20% पढ़े, सुनते रहो लगातार। एक नशा होता है पढ़ाई का, कि इधर उधर माहौल ही पढ़ाई का चल रहा है बस, ठीक है। तो वो वाले माहौल में रहो। जैसे शादी का माहौल आता है तो मजा ही अलग होता है कि शादी चल रही है, माहौल बना होता है शादी का। इसी तरह हमारे पास माहौल बनाना पड़ता है पढ़ाई का। चलो, सी इज द राइट आंसर बेटा, सी इज द राइट आंसर। तो इसके इट इंक्रीजेस रेफ्रिजरेशन फैक्टर, तो सुपर कूलिंग जो है हमारे पास क्या करती है, सो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बढ़ाती है। चलिए, the turbine develops 400 kilowatt power under a head of 81 meter at 225 rpm. What will be the speed of the turbine under a head of 64 मीटर? ठीक है, सिंपल सी बात है। 400 किलोवाट की पावर है बेटा, पावर हमारे पास है, डेवलप कर रही है। हेड कितना है? 81 मीटर का, और आरपीएम 225। अब कहते हैं स्पीड कितनी हो जाएगी अगर हेड 64 कर दे, तो 64 हेड कर दे तो हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी? जिनको आता है वो कर दो बेटा। 1 मिनट है सिर्फ आपके लिए, ज्यादा नहीं मैं आपकी वेट कर सकता, ठीक है। 1 मिनट है आपके लिए, कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
इसमें सिर्फ यही है कि हेड और आरपीएम, अगर आपको इसका रिलेशन आपस में पता है तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है। अगर आपको रिलेशन पता है आपस में आरपीएम और हेड का क्या रिलेशन होता है। वन 175, अरे चलो मैं करवा देता हूं बेटा। 200, शाबाश शाबाश विनोद। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल सी बात बेटा, इसमें तो रिलेशन हमें पता होना चाहिए। रिलेशन क्या है ये देखेंगे हम। तो एन, एन जो है आरपीएम जो है वो डायरेक्टली पोर्शन होता है रूट एच के, बस इतना सा बात पता होना चाहिए। अगर इतनी पता है तो काम खत्म हो जाता वहीं पे। तो हमारे पास क्या होगा, N2 बाई N1, N2 बाई N1 जो होगा रूट H2 बाई H1, बस इस तरह से फॉर्मूला लगा लो। अब हमें N2 निकालना है, N1 पता है, H2 पता है, H1 पता है, तो काम खत्म हो जाएगा बच्चे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, N2 N1 रूट H2 अपॉन रूट H1। तो हमारे पास N1 कितना था, N1 था 225, 225 और H2 था 64 और ये है 81, 81 सॉरी 64 था, ये 81 है। ठीक है, ये सही है। तो हमारे पास क्या आ गया, 225 और ये 8 और ये 9, बस। तो ये काट कटा के जो होता है भाई साहब, ये 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो 200 आरपीएम इज द राइट आंसर, 200 आरपीएम इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए बेटा। The frictional power of a single cylinder 4-stroke engine is estimated to be 25 kilowatt. If the mechanical efficiency is 75%, then the value of indicated power will be. तो इसका राइट आंसर बताइए। जल्दी से बेटा, क्या क्या दे रखा है देखो। फ्रिक्शनल पावर हमारे पास फोर्स जो दे रखी है, फ्रिक्शनल पावर 25 किलोवाट, मैकेनिकल एफिशिएंसी उसकी 75% दे रखी है। तो इंडिकेटेड पावर निकालनी है आपको, बस बाकी सब कुछ हमारे पास है। चलो जल्दी से क्विक। जल्दी रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। जिन्होंने करा हुआ है उनके लिए आसान है, जिन्होंने नहीं किया भाई साहब मुश्किल ही होता है उनके लिए। तो चलो जल्दी से बता दो। 100, शाबाश 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 शाबाश। 100 किलोवाट, 100 किलोवाट इज द राइट आंसर। इंडिकेटेड पावर जो आएगी 100 किलोवाट आएगी। तो हमारे पास किस तरह से चलता है भाई साहब, एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। दो फॉर्मूले हमने इसमें सिर्फ यूज करने हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी का। तो हमारे पास बीपी बाई आईपी, मतलब हमारे पास ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं, आम आउटपुट अपॉन इनपुट वाला यूज करते हैं। आउटपुट ब्रेक पावर है और इनपुट जो है आईपी मतलब इंडिकेटेड पावर है। और हमारे पास इसमें एफिशिएंसी दे रखी है। अब हमारे पास और क्या दे रखा है, हमारे पास फ्रिक्शनल पावर दे रखी है। और हमारे पास क्या होता है, टोटल देखोगे आईपी क्या होता है, आईपी आईपी इंडिकेटेड पावर क्या होता है, वो होता है ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर, फ्रिक्शनल पावर। बस अब ये फ्रिक्शनल पावर हमारे पास कितनी दे रखी थी बेटा, 25 दे रखी है। और हमारे पास ये देखोगे तो एफिशिएंसी कितने परसेंट दे रखी थी, 75, मतलब 0.75 0.775 होगी। तो बीपी और ये आईपी, आईपी तो आईपी इधर ले जाएंगे तो आईपी कितना बीपी कितना बन जाएगा, बीपी बन जाएगा हमारे पास 0.75 आईपी, बस लो जी। तो इसको उठा के भाई सब यहां रख दो, 0.75 आईपी इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये आईपी है ऑलरेडी, इसको इधर लाओ और इसको जो बचेगा इधर लाओ, आंसर ला दो बेटा। आईपी हमने निकालना था तो आईपी हमने फाइनली निकाल देंगे, वो 100 आ जाएगा हमारे पास, 100 किलोवाट, बस चलो आईपी 100 आ जाएगा हमारे पास। चलिए ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट व्यक्ति देखिए,
चलिए, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड with a given area of flow increase with, 1 मिनट बेटा होल्ड करना है, 1 मिनट। इसका रिप्लाई नहीं किया क्या? अरे मैं नहीं पूछूंगा तो रिप्लाई नहीं करोगे क्या? बी, शाबाश। इंक्रीज वेलोसिटी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास इंक्रीज वेलोसिटी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट चलिए बेटा, हमारे पास है नेक्स्ट। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज डेटम, ये बताइए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज डेटम इन, किसमें डेटम माना जाता है? डेटम मतलब बेस माना जाता है, तो इसमें किसमें माना जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज डेटम इन, एब्सोल्यूट। अरे ये मेरा बच्चा एक्चुअली क्या है कि हम गेज में हम मानेंगे, गेज में। ठीक है, आप अगर देखोगे तो गेज प्रेशर जो होता है उसके हम गेज जो है गेज प्रेशर के डेटम में मानते हैं। हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है, अरे मेरे बच्चा एब्सोल्यूट नहीं, गेज प्रेशर इज द राइट आंसर बेटा। तो गेज प्रेशर में हम डेटम मान के चलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ओके, चलिए, द मेजर यूज ऑफ एन इकोनोमाइजर इज, तो ये तो आसान है, ये तो आप सारे आंसर दे दोगे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है ये, तो आप सारे सब कुछ करवा रखा हो ना जब, तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये बच्चे हमारे रिप्लाई कर देंगे इसका। जल्दी से ABCD जल्दी से लिख दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे होता क्या है कि आप ना आपस में भी देखते हो कि हाँ मैंने जल्दी रिप्लाई कर दिया, तो एक अच्छा लगता है हमें भी कि हाँ बच्चे रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे रहे हैं। अरे 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 अरे, सरस्वती, चमन सिंह पटेल, पढ़िए थोड़ा क्वेश्चन। अरे, टू हीट अप द इनकमिंग वाटर, अरे क्या 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 क्या, सेम आंसर है क्या? टू हीट अप द इनकमिंग वाटर बाय एग्जॉस्ट गैसेस, और ये है स्टीम। अरे गड़बड़ कर दी भाई साहब, टू हीट द इनकमिंग एयर नहीं, देखो पहली बात तो इकोनोमाइजर पता होना चाहिए आपको, एयर प्री हीटर नहीं है, एयर को तो गर्म करना ही नहीं है। अब देखो वही बात आ गई ना, हमें अब अगर पढ़ना ही नहीं है ध्यान से, अब अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इनकमिंग एयर लिख रखा है, एयर को तो गर्म करता ही नहीं है इकोनोमाइजर। इनकमिंग एयर वो तो हमारे पास एयर प्री हीटर होता है। अब देखो, टू हीट अप द पल्वराइज्ड फ्यूल, पल्वराइज्ड फ्यूल को कौन हीट अप करने करेंगे? इकोनोमाइजर ऐसा कोई काम करता ही नहीं है, वो तो इनकमिंग वाटर को करता है, इनकमिंग वाटर को करता है। अब वो किससे करता है? एग्जॉस्ट स्टीम से नहीं करता, स्टीम को बाहर कहां निकालते हैं? कभी नहीं निकालते, हम तो एग्जॉस्ट गैसेस को निकालते हैं। तो हमारे पास वाटर को गर्म करते हैं लेकिन एग्जॉस्ट गैसेस से गर्म करते हैं। सो ए इज द राइट आंसर बेटा, ए इज द राइट आंसर। तो इसमें अगर आप देखोगे इनकमिंग वाटर को गर्म कर रहा है लेकिन एग्जॉस्ट स्टीम से कर रहा है, स्टीम से नहीं करते।
इवेपोरेटर फिर क्या करता है सर? इवेपोरेटर क्या करता है? अरे मेरे बच्चे कहाँ घुस रहे हो इवेपोरेटर में? चमन सिंह पटेल, आप ना मुझे कॉल करना, ठीक है? कॉल करना थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूं अभी। इवेपोरेटर बेटा कहाँ, इवेपोरेशन कहाँ होती है? इवेपोरेशन हम करते हैं जहां पे हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है, वहां पे हम इवेपोरेशन करते हैं। तो वो कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर के केसेस में होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट है हमारे पास द रेशियो ऑफ एरिया फ्लो टू द वेटेड पैरामीटर इज कॉल्ड। ये तो इसका तो रिप्लाई कर दोगे, ना? तो सी इज द राइट आंसर बेटा। हाइड्रोलिक रेडियस हम इसमें बोलते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस एग्जैक्ट बोले तो, हाँ ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलिक जब हम वेटेड पैरामीटर से डिवाइड करते हैं रेशियो ऑफ एरिया फ्लो, तो हमारे पास होता है, तो उसको हम करते हैं। कहता कॉल मत करना, कॉल तो करनी पड़ेगी, कॉल है ना? हाइड्रोलिक, ये ना हाइड्रोलिक रेडियस नहीं है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है बेटा, इसका नाम है ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। यहां पे एक ऑप्शन आएगा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, तो वो हमारे पास आता है, वो क्या आता है? एम, वो होता है मेरे पास वेटेड पैरामीटर से डिवाइड करते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा। ओके, इंटरनल लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज। इंटरनल लेटेंट हीट क्या होती है? जब हम बदलते हैं वाटर से, जब हम वेपर बनाते हैं, तब हमारे पास जो होती है हीट रिक्वायर्ड होती है, जब हम उसको यूज करते हैं। तो वो कहाँ होता है, जल्दी से बताइए? इंटरनल लेटेंट हीट। तो इसका राइट आंसर है बेटा हीट एक्सपेंडेड इन ओवरकमिंग द इंटरनल मॉलिक्यूल रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट फ्रॉम सैचुरेटेड वाटर टू ड्राई स्टीम। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरा बच्चा। चलो कॉल तो करनी पड़ेगी बेटा, इवेपोरेटर की बातें कर रहे हो, इवेपोरेटर क्या करता है? चमन सिंह पटेल, आपको मुझे लगता है मेरे पास हो गए काफी टाइम, तो आप अभी भी काफी पीछे हो पढ़ाई में। चलो भाग जाओ अब, ठीक है? और 12 बजे सर की क्लास है, वो जरूर अटेंड करना। थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी, या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए, सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को।